हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल यादव, केमिस्ट्री फैकल्टी एट CLC सीकर। आज हम NSCJS के 2024 के PYQs जो हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ए सैंपल ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क वेज 1.023 kg. The milk contain 4% milk fat by volume having density 865 kg per meter cube. The density of fat free milk is, हमें जो फाइंड करना है वो डेंसिटी फाइंड करना है किसका? फैट फ्री मिल्क का। तो आइए एक बार क्वेश्चन को समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास कोई सैंपल है 1 लीटर ऑफ मिल्क का। इसका जो वेट है हमें दिया हुआ है 1 लीटर का कितना है? 1.032 kg। और बोला हुआ है कि ये जो सैंपल है ये 4% क्या रखता है? मिल्क फैट रखता है। इसमें 4% मिल्क फैट है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन होगी इसमें। तो पहले एक बार हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, आफ्टर दैट इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि 1 लीटर का कोई सैंपल है जिसका वेट कितना है? 1.032 kg। और ये 4% बाई वेट बाई वॉल्यूम क्या रखता है? फैट रखता है। तो आपसे बोला है कि इसका जो डेंसिटी है वो फाइंड आपको करना है। कब फाइंड करना है? इस सैंपल में से इस फैट को क्या करना है? पहले आपको रिमूव करना है, इसको आपको हटाना है। और हटाने के बाद जो मिल्क बचेगा उसको हम बोलेंगे स्किम्ड मिल्क। इस स्किम्ड मिल्क का हमें क्या फाइंड करना है? डेंसिटी फाइंड करना है। तो स्किम्ड मिल्क का डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? इसका मास और इसका वॉल्यूम। अब स्किम्ड मिल्क का मास और वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास जो टोटल मास और टोटल वॉल्यूम पहले दिया हुआ है, इसमें से हमें जो फैट है इसका मास और इसका वॉल्यूम पहले क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करके हटाना पड़ेगा। तो जो हमारे पास बचेगा वो किसका होगा? मिल्क का मास और मिल्क का वॉल्यूम, स्किम्ड मिल्क का। तो फिर यहां से हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। देखो पहले अपन एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम आपको कितना दिया है मिल्क का? 1 लीटर। और इसका जो वेट है वो आपको कितना दिया है? 1.032 kg। मैं अगर आपसे 1 मीटर स्क्वायर की बात, मीटर क्यूब में पूछूं कि 1 मीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम होगा, तो ये 1000 लीटर होगा। और अगर मुझे इसका वेट पता करना हो तो मैं आप कैसे फाइंड करूं? क्योंकि 1 लीटर का वेट कितना होता है? 1.032 kg। तो 100 लीटर में कितना होगा? 1 मीटर क्यूब का ये तो वॉल्यूम है। अगर मुझे वेट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? 1000 इंटू 1.32 kg। और ये लगभग कितना आ जाएगा? 1032 kg। तो यहां से मेरे पास वेट आ गया। अब जो मेरे पास जो हमें फैट दिया हुआ है वो 4% वेट बाई वॉल्यूम है। तो पहले मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। मतलब 1 मीटर क्यूब का कितना परसेंट है? ये 4% है। तो ये कितना वॉल्यूम आएगा? 0.04 मीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आया है? वॉल्यूम ऑफ फैट। अगर मुझे अब इसका मास निकालना पड़े तो कैसे फाइंड करूंगा? मास ऑफ फैट इज इक्वल टू होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी मुझे दिया है 865 और वॉल्यूम मेरे पास है 0.04। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसका मास आ जाएगा 34.6 kg। अब मेरे पास मास भी आ चुका है और वॉल्यूम भी आ चुका है। किसका है ये? फैट का। जो मेरे पास ओरिजिनल मिल्क दिया हुआ है मुझे, उसमें से मैं अगर इसको लेस कर दूं तो मेरे पास स्किम्ड मिल्क का क्या आ जाएगा? मास और वॉल्यूम। तो पहले हम स्किम्ड मिल्क का क्या फाइंड करेंगे? क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आएगा? 1 माइनस 0.04। तो ये हमारे पास आएगा 0.96 मीटर क्यूब। और मुझे मास फाइंड करना हो स्किम्ड मिल्क का तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? टोटल मास मेरे पास कितना है? 1032 और फैट का मास कितना है? 3.64 kg। तो ये मेरे पास आएगा 997.6 kg। अब मुझे अगर स्किम्ड मिल्क की क्या निकालनी है? डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ स्किम्ड मिल्क इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास मेरे पास है 997.6 अपॉन डेंसिटी
1038.96, तो ये आंसर आएगा 1038.9 समथिंग। सो करेक्ट आंसर इज सी 1038.95। सो स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमें जो सैंपल दिया हुआ है, इस सैंपल में इसका वेट हमें पता करना है। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.032 केजी होता है। अब इस जो 1 लीटर सैंपल हमें दिया है, इसमें 4% कौन है, मिल्क फैट। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो बचा हुआ कौन होगा मेरे पास, स्किम्ड मिल्क। तो मैंने जो टोटल वॉल्यूम और टोटल मास था, उसमें से मिल्क फैट का वॉल्यूम और मास मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो बचा हुआ वॉल्यूम और मास मेरे पास किसका रह जाएगा, स्किम्ड मिल्क का। और अगर मुझे इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, स्किम्ड मिल्क की डेंसिटी, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, स्किम्ड मिल्क का मास अपॉन वॉल्यूम, और वो मेरे पास डाटा कितना होगा 1038.95। सो करेक्ट आंसर इज 1038.95। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a research scholar require 50 milliliter aqueous solution of NaNO3. Solution contains 70 milligram of Na plus per millimeter. आपकी पर मिलीलीटर में 70 मिलीग्राम कौन है, Na प्लस। देन क्या फाइंड करना है आपको, द अमाउंट ऑफ NaNO3 रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस इज। आपको NaNO3 का जो अमाउंट है वो फाइंड करना है। तो पहले आप मुझे बताओ 1 मिलीलीटर में कितना है, 70 मिलीग्राम ऑफ Na, 70 मिलीग्राम है। तो 50 में कितना हो जाएगा, 50 मिलीलीटर में 70 इंटू 50 लगभग 3500 मिलीग्राम। यहां से 3500 मिलीग्राम हमारे पास कौन होगा, Na प्लस। अब सोचो, जब मैं 1 मोल NaNO3 लेता हूं, 1 मोल NaNO3, इसमें कितना ग्राम है, 23 ग्राम क्या होता है, सोडियम। तो कोई मुझे सोच के बताए, कोई मुझे थोड़ा इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 3.5 ग्राम। अगर मुझे 3.5 ग्राम सोडियम चाहिए तो कितना चाहिएगा, तो सोचो 23 ग्राम के लिए 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 23 प्लस 14 प्लस 48, ये लगभग हो जाएगा 8 4 12 12 3 15 1 4 5 7 8 85। आप मुझे बताओ 23 ग्राम सोडियम कितने ग्राम में प्रेजेंट है, 85। तो 1 ग्राम कितने में होगा, 85 अपॉन 23, और 3.5 ग्राम कितने में होगा, इंटू 3.5 ग्राम। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12.94 ग्राम। यहां से जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 12.94 ग्राम। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है, तो हमें ज्यादा कुछ ऐसे सोचना नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है, जितना जितना क्वेश्चन में हमें बोला गया है बस उसको फॉलो करना है। हमें बोला है कि 50 मिलीलीटर NaNO3 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 मिलीलीटर जो होगा उसमें 70 मिलीग्राम Na प्लस होगा। तो मुझे बताओ 50 मिलीलीटर में कितना होगा, 70 इंटू 50, जो हमारे पास कितना आएगा, 3500 मिलीग्राम। मिलीग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया तो कितना हुआ, 3.5 ग्राम। अब सोचो 3.5 ग्राम मुझे क्या लेना है, सोडियम, तो मुझे कितने ग्राम NaNO3 लेना होगा, तो बड़े सोचने की बात है। 1 मोल जब मैं लेता हूं तो 1 मोल का वेट कितना होता है, 85 ग्राम, और उसमें सोडियम कितना है, 23। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 85 अपॉन 23, एंड 3.5 ग्राम के लिए कितना चाहिए, इंटू 3.5 ग्राम। तो यहां से आंसर क्या आएगा, 12.94 ग्राम। यस, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one structural isomer of C2H4I2 contains both the iodine atom attached to same carbon atom. The bond length of Ci bond is 2.10 angstrom. Assuming tetrahedral angles and additivity of covalent bond radii, the distance between two iodine atoms is, आपको फाइंड करना है। तो आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है C2H4I2, इसका स्ट्रक्चर हमें बोला हुआ है कैसा है, टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होगा
अगर ये आयोडीन है, ये कार्बन है और ये आयोडीन है, तो मुझे बताओ ये बॉन्ड लेंथ हमें दी हुई है। अगर ये बॉन्ड लेंथ हमें दी हुई है तो मुझे बताओ हमें फाइंड कौन सी करनी है, ये वाली। तो जब क्रिस्टलोग्राफिक लॉ में लागू इस पे अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें दी है, d की वैल्यू हमें दी हुई है, और जब हम यहां से वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे 2.10 इंटू साइन 109 डिग्री 28, क्योंकि टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल में ऑल बॉन्ड एंगल कितने का होता है 129 डिग्री 28 सेकंड का। तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 3.42 एंगस्ट्रॉम। सो करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the following select the option in which all the oxides expresses acidic nature। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो सारे के सारे कैसे होते हैं, बेसिक। और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो पहले हमें पहचानना है, हमें ये मेटल का कभी भी एसिडिक नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं। मुझे बताओ यहाँ पे क्लोरीन, फास्फोरस, ये बेरिलियम, ये गैलियम, मुझे बताओ ये गैलियम कहाँ आएगा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये क्या है, ये मेटल। मुझे बताओ कैसा होगा, बेसिक की एसिडिक, ये बेसिक, ये वापस बेरिलियम बेसिक, तो ये तो बिल्कुल नहीं। इधर देखो ये देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, मुझे बताओ यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या आपको, ये एसएन, कार्बन, सिलिकॉन, एसएनपीबी, ये क्या है, ये मेटल, ये क्या है, मेटल। ये जो मेटल है इसके ऑक्साइड कभी भी क्या नहीं हो सकते, एसिडिक नहीं हो सकते। सो करेक्ट, हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा कौन, थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। ये सारे क्या हैं, मेटल और मेटलॉइड्स। सो इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ द सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस वेट 1 किलोग्राम। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी करता हूं। 1 किलोग्राम आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन। आपको इसका क्या फाइंड करना है, मोल फाइंड करना है। अब मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट। अब यहां से मेरे पास मोलिक्यूलर वेट नहीं है तो मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन को क्या मान लेता हूं, एक मोल इलेक्ट्रॉन का वेट फाइंड कर लेता हूं, तो वही क्या होगा मेरा मोलिक्यूलर वेट। मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। मुझे यहां से एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, अगर मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड करना हो तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, Na से। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मेरे पास 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg इंटू Na होगा। अब मुझे मोल फाइंड करना है तो मोल इज इक्वल टू वेट 1 kg मुझे दिया हुआ है, अपॉन मोलिकुलर वेट, मुझे kg में ही मेरे पास मोलिकुलर वेट है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 9.1 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर -8, और ये -8 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 10 की, इसको तोड़ के लिख दिया 10 की पावर 6 इंटू 100, तो ऑल ओवर ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9.1 इंटू 6.023 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 6। सो करेक्ट आंसर इज second. Yes. Next question is the magnitude of electrostatic force of attraction of two tiny spherical ball। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे हम। हमारे पास दो स्पेरिकल बॉल हैं, इन दोनों स्पेरिकल बॉल का मास कितना है 1 ग्राम, और इनके ऊपर चार्ज बोला है, सेम चार्ज है Q, सेम चार्ज बोला हुआ है हमें Q। अब हमें बोला हुआ है
कि जो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दोनों बॉल एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ये रखी हुई हैं एक दूसरे से, और बॉल बनी किसकी है, कार्बन 12 की बनी हुई है। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो ये है कि हमारे पास दो बॉल हैं जिनका मास सेम है 1 ग्राम, दोनों 6C12 की बनी हुई हैं। चार्ज दोनों पे क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। अगर एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमें पता चलेगा कि जब अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास रखे होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से F की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें यहां से जो फाइंड करना है वो क्या है कि ये जो बॉल है इस पे जो चार्ज है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले तो सबसे पहले बॉल पे क्या निकालना पड़ेगा हमें, चार्ज। फिर चार्ज निकाल के हमें Q इज इक्वल टू एन से क्वांटाइज करेंगे हम इसको, और यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे Q बाई E से। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो वो हमारे पास आ जाएंगे। और फिर पूछा है हमसे कि इस बॉल में जितने नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं उनका, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो इसके जो नंबर ऑफ एटम है वो कैसे फाइंड करेंगे अपन, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर से हम क्या फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम। तो देखो सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ एटम फाइंड कर लेते हैं। इसका 6 ग्राम, वेट कितना दिया है, वेट दिया है हमें 1 ग्राम। 1 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है कार्बन का, 12, तो 1/12। ये क्या आया हमारे पास, मोल से हमें अगर नंबर ऑफ एटम निकालना पड़ा तो हम क्या कर देंगे इसको Na से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम जो आया है वो कितना आया, 1/12 इंटू Na। अब फिर हमें निकालना है कि जो चार्ज है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से मैं चार्ज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू मुझे दी हुई है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो ये होगा 1/100 मीटर। यहां से चार्ज सेम बोला है तो Q1 इज इक्वल टू Q2। तो अगर मैंने Q1 की वैल्यू को Q माना तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी हुई है 1 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो यहां से मैंने जब इस सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में मैंने पुट किया तो क्या हुआ, 1 × 10⁻⁵ के जो है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 10⁹ 9 × 10⁹ होती है। जब मैंने ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट की तो मेरे पास Q की वैल्यू निकल के आई, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 × 10⁵ इंटू 1/100 इंटू 1/100 अपॉन 9 × 10⁹। तो यहां से जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये डाटा मेरे पास 1/9 इंटू 518 Q स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे कुछ ऐसा मिला। सो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁹। अब यहां से मैं n की वैल्यू फाइंड करूंगा। Q इज इक्वल टू होता है Ne, तो n इज इक्वल टू होगा 1/3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन E। E की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू -9। जब मैंने इसको सोल्व किया तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/4.8 इंटू 10⁻+10 इतना मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मुझसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और
नंबर ऑफ एटम का रेशियो, नंबर ऑफ एटम मेरे पास है 1/12 इंटू 10 की पावर Na, और मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1/4.8 इंटू 10 की पावर 10। क्वेश्चन ने हमें बोला है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन टू नंबर ऑफ एटम्स इन द नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। तो हमें नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1/4.8 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1/12 इंटू Na, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 4.1 इंटू 10 की पावर -14। सो करेक्ट आंसर इज 1। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को वापस से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो चार्ज स्पेयर हैं जिनका जो चार्ज है वो इक्वल एंड अपोजिट है, एक पे Q तो हमने एक पे प्लस Q अज्यूम किया। दोनों का मास कितना बोला है 1 ग्राम, तो हमने दोनों का मास कितना लिया 1 ग्राम। दोनों को आपस में एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, हमने 1 सेंटीमीटर इनको एक दूसरे से अलग करके रखा है। अब हमें बोला है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा है उसकी वैल्यू कितनी है F = 1 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। तो हमने फोर्स की वैल्यू कितनी ले ली 1 इंटू 10 की पावर -5। अब हमें जो फाइंड करना है वो है नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एटम इन चार्ज स्पेयर। तो सबसे पहले एक्सिस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम निकालेंगे किसमें स्पेयर में, और फिर दोनों का रेशियो करेंगे। तो हमने सबसे पहले नंबर ऑफ एटम फाइंड कर लिया। टोटल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होगा मोल इंटू नंबर ऑफ एटम, सॉरी मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब यहां से इसका मोल कैसे निकाले वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। इसका वेट हमें दिया 1 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 12। तो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एटम कितना आ रहा है 1/12 इंटू Na। अब फिर यहां से हमने नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन जब फाइंड किया तो उसके लिए हमें पहले चार्ज चाहिए, स्फीयर पे चार्ज कितना है, चार्ज इज इक्वल टू होता है Q इज इक्वल टू Ne। यहां से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं तो N इज इक्वल टू होगा Q अपॉन E। तो पहले हमने जो फोर्स का फॉर्मूला है यहां से चार्ज की वैल्यू निकाली। चार्ज की वैल्यू कैसे आएगी F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से हमने सारे डाटा पुट किए, R की वैल्यू मीटर में, फोर्स की वैल्यू न्यूटन में, तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू निकल के आई 1/3 इंटू 10 की पावर -9। अब यहां से हमने n की वैल्यू फाइंड की, n इज इक्वल टू क्या होगा Q/E, E की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10 टू पावर 19। तो हमें माइनस से तो माइनस साइन यूज नहीं करना, तो यहां से जैसे ही वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास n की वैल्यू होगी 1/4.8 इंटू 10 की पावर 10। अब मैंने जब दोनों का रेशियो किया तो आंसर आया 4.5 इंटू 10 की पावर -14। यस, सो करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट चॉइस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक स्पीसीज इज। आपको करेक्ट चॉइस निकालनी है। आपको एक टेबल दी हुई है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है स्मॉलेस्ट आयोनिक रेडियाई। सबसे स्मॉलेस्ट आयोनिक रेडियाई किसका होगा जो सबसे छोटा होगा। तो एक बार अरेंज करके देखते हैं। ली ना की बेटा मांगे, कुछ ऐसा अरेंज होगा। मुझे बताओ जो नीचे है वो तो साइज में बड़े हैं, ये दोनों सबसे छोटे लिथियम और बेरिलियम। आप मुझे बताओ लिथियम छोटा होगा कि बेरिलियम, क्योंकि जब मैं इधर जाऊंगा तो साइज घटेगा और साइज घटेगा तो बेरिलियम सबसे छोटा होगा। अच्छा, ये तो आपको सबको पता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है क्लोरीन की होती है। किसकी होती है क्लोरीन की। तो और हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। क्रोमियम प्लस दिया हुआ है तो क्रोमियम होता है 3d5 4s1। ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए 5। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। हमें Fe+2 दिया है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। N की वैल्यू 4। जब हम d6 फिल करेंगे तो हमारे पास N की वैल्यू कितनी आएगी 4। हमें अगला ऑप्शन दिया है कॉपर होता है 3d10 4s1। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, कॉपर +2 हमें दिया हुआ है, एक d से जाएगा तो बचेगा 3d9, N की वैल्यू आएगी 1।
और एक हमें स्कैंडियम दिया है, स्कैंडियम +3, इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितने होंगे 0, तो मैक्सिमम किसमें होंगे क्रोमियम प्लस में कितना होगा 5। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर मैं बात करूं पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है ऑक्सीजन। कौन होता है ऑक्सीजन। अब हमें यहां मेंशन नहीं किया हुआ कि हमें कौन से स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, तो हम जब कुछ नहीं हो तो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो कौन होगा ऑक्सीजन, और पॉलिंग स्केल के अलावा अगर मैं मूलिकन की बात करूं तब कौन होता है हीलियम। तो यहां करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट में डी, सेकंड में सी एंड थर्ड में बी और फर्स्ट में ए। ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिया है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिया हुआ नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिया हुआ नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां से कि मुझे बताओ अगर ये मूलिकन के अकॉर्डिंग बात करें तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं डी डी बी ए। तो ऐसा ऑप्शन कहीं है क्या डी डी बी ए, तो ऐसा ऑप्शन मुझे कहां मिल रहा है फर्स्ट में मिल रहा है, तो मैं कौन सा आंसर टिक करूंगा फर्स्ट आंसर। वैसे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बोला नहीं तो हम पॉलिंग स्केल लेके चलते हैं, करेक्ट आंसर तो कौन होगा ऑक्सीजन, पर अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो अब हमें क्या चूज करना है हीलियम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ़ारेनहाइट स्केल में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और हमसे डिग्री सेल्सियस में वो हमसे पूछ रहा है, सेल्सियस स्केल में हमसे वो क्या पूछ रहा है टेम्परेचर पूछ रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। हमें फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर दिया है 1.2 इंटू 6 इज इक्वल टू 9.5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pH of neutral pure water at 25 degree centigrade is 7. When water is heated 70 degree centigrade, the pH value is। देखो pH जो होता है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड pH प्लस POH की वैल्यू कितनी होती है 14, बट एट pH इज इक्वल टू एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड pH प्लस POH की वैल्यू हम कितना लेके चलते हैं 12। तो देखो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूट्रल पॉइंट 7 पे होगा, एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूट्रल पॉइंट 6 पे होगा। देखो वाटर के जो ब्रेकडाउन है वो कैसे होगा, H प्लस H2O जो है वो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, तो जो pH वैल्यू है वाटर की वो तो क्या होगा, pH वैल्यू तो क्या होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो pH वैल्यू तो क्या हो रही है कम हो रही है, पर न्यूट्रल पॉइंट क्या है बिल्कुल सेम। तो आंसर क्या होगा pH तो डिक्रीज हो जाएगी बट इट्स नेचर रिमेन्स न्यूट्रल, वो वाटर मॉलिक्यूल अभी भी क्या रहेगा न्यूट्रल ही रहेगा। सो करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसंट्रेशन मोल पर लीटर ऑफ हाइड्रोनियम आयन फॉर ए सॉल्यूशन हैविंग pH 8.26 इज। हमें pH की वैल्यू दी हुई है 8.26 और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, H प्लस की कंसंट्रेशन हमसे पूछी है। जब हमें pH दिया हुआ हो और H प्लस की कंसंट्रेशन पूछे तो H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा माइनस लॉग ऑफ माइनस 8.26 10 बेस, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9। सो करेक्ट आंसर इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the expected value of normal boiling point of two component A and B is। हमें A और B दो कंपाउंड दिए हैं, ये ट्रांस फॉर्म है और ये सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, ये कैसे होते हैं पोलर, और ट्रांस का डाइपोल मोमेंट जीरो और ये कैसे होंगे नॉन पोलर। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं
उनका बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, TA मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, TB का ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन टर्म्स ऑफ टेंजाइल स्ट्रेंथ। टेंजाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा डायमंड, टंगस्टन, ग्राफीन, स्टील, सबसे ज्यादा टंगस्टन की होती है। नेक्स्ट, the pair of which of the following group 13 element represent the pair of most stable oxidation state। तो आपको मैं बताऊं 13 ग्रुप एलिमेंट जो है उसमें आएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम एंड थेलियम। जो अपर मॉलिक्यूल होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे और जो लोअर मॉलिक्यूल होंगे वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे। थेलियम जो है ये +3 भी शो करेगा, +1 भी, पर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इसकी जो स्टेबल OS है वो कौन सी होगी, +1, और बोरोन का +3। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड, B +3 एंड थेलियम +1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयरबैग्स में किस सब्सटेंस का यूज किया जाता है। जो हमारे व्हीकल्स में एयरबैग होता है, ऑटोमोबाइल्स में जो एयरबैग होता है उसमें सेफ्टी के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो सोडियम एजाइड का हम यूज करते हैं, सोडियम एजाइड का हम यहां यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट प्रीडोमिनेंटली यूज्ड मेटल इन MRI। MRI में हम गैडोलियम मेटल का यूज करते हैं। MRI कॉन्ट्रास्ट जो है वो अच्छा हो, इस वजह से हम किसका यूज करेंगे, गैडोलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है PH C डबल बॉन्ड O18H प्लस CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर शो करेगा, अपना H+ आयन रिलीज करेगा और यहां से OH आयन रिमूव होगा, तो जो कंपाउंड है वो बनेगा PH C डबल बॉन्ड O OCH3 प्लस O18 H2O, और यहां जो ऑक्सीजन होगा वो कौन सा वाला होगा, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन O18 वाला। तो जो H2O है ये किसमें मिलेगा आपको, वाटर में मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक स्पीसीज द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रेस्पेक्टिवली। हमें कुछ आयोनिक स्पीसीज दी हुई हैं और यहां हमें देखना है कि जो फर्स्ट स्पीसीज है उसका फॉर्मेशन तो एक्सो होना चाहिए और सेकंड स्पीसीज का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होना चाहिए। तो हमें एक कॉन्सेप्ट यहां याद रखना है कि जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो ये प्रोसेस ऑलवेज कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। जब वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सो, और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा तो ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। ये प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक। तो अब हमें यहां से ऑप्शन देख के सेट करना है। जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, जब भी किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो ये प्रोसेस ऑलवेज कैसा होता है, एंडोथर्मिक। ये प्रोसेस ऑलवेज कैसा होगा, एंडोथर्मिक। बस इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है इसमें Na+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये कैसा होगा, एंडो, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में हमें दिया हुआ है यहां भी ये दोनों एटम जो है ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, तो ये कभी भी एंडो नहीं, ये एक्सो नहीं हो सकते। यहां अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन 4 और ऑप्शन सेकंड। मुझे आप बताओ, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब कोई भी एटम एक्सेप्ट करेगा तो ये ऑलवेज कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। तो यहां जो फ्लोरीन है जब वो F- में कन्वर्ट होगा तो ये प्रोसेस भी एक्सो, और Br जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Br- में कन्वर्ट होगा तो ये प्रोसेस भी कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब आंसर 4 भी नहीं। अब हमारे पास स्क्रीन पे आंसर सेकंड बचा हुआ है। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- में कन्वर्ट होगा
तो ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। और ऑक्सीजन माइनस को जब एक इलेक्ट्रॉन और दिया जाएगा तो ये प्रोसेस O-2 में जब ये कन्वर्ट होगा तो कैसा होगा, एंडोथर्मिक। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सेकंड, Cl minus and O2 minus. Next question is H2 react faster with chlorine at 13 times faster than D2 because हाइड्रोजन जो होती है वो क्लोरीन से, हाइड्रोजन क्लोरीन से 13 टाइम फास्टर रिएक्ट करती है एज कंपेयर टू D2। यहां से बनेगा ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन फर्स्ट जो है, ये रिएक्शन सेकंड के कंपैरिजन में 13 टाइम्स फास्टर होती है। क्यों फास्ट होती है ये, बिकॉज इसका रीजन जो है वो क्या रीजन है इसका, ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जब भी हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करेगी तो दोनों के ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए हमें बॉन्ड एनर्जी। क्या चाहिए होती है स्टूडेंट्स, बॉन्ड एनर्जी। और HH बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो DD बॉन्ड एनर्जी के कंपैरिजन में क्या होती है, लेस होती है। क्या होती है, लेस। तो ये बॉन्ड एनर्जी क्या होती है इसकी, लोअर। इस वजह से जो हाइड्रोजन है वो ड्यूटेरियम की तुलना में फास्ट रिएक्ट करता है क्लोरीन से। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड, हाइड्रोजन हैज लो एक्टिवेशन एनर्जी बिकॉज HH बॉन्ड एनर्जी इज मोर लोअर देन DD बॉन्ड एनर्जी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the correct order of dielectric constant, refractive index and intramolecular force of water and heavy water। तो हमेशा आपको इस याद रखना है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये वाटर का ऑलवेज क्या होता है, D2O से ज्यादा होता है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका ज्यादा होता है, ऑलवेज वाटर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू D2O, एज कंपेयर टू D2O। एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो किस में ज्यादा होंगे, H2O की D2O। तो स्टूडेंट्स D2O में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू H2O। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स। तो जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो होगा हमारा फर्स्ट, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ज्यादा होंगे, ऑलवेज H2O के। और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस किसके ज्यादा होते हैं, D2O के। दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड विच इज यूज्ड टू प्यूरिफाई एयर इन स्पेस शटल्स, सबमरीन्स एंड ब्रीथिंग मास्क। इनमें से कौन सा वो कंपाउंड है जो स्पेस शटल में, सबमरीन में और जो हमारे मास्क होते हैं उनमें एयर प्यूरिफाई की तरह काम में लिया जाता है। तो जो सुपर ऑक्साइड होते हैं, कौन स्टूडेंट्स, सुपर ऑक्साइड जो होते हैं उनको यूज किया जाता है, बिकॉज सुपर ऑक्साइड CO2 से रिएक्ट करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे, साथ में ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इस वजह से ये किसकी तरह काम आते हैं, प्यूरिफायर की तरह काम आते हैं। ये वहां पे एयर को प्यूरिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये हमें जो दिया हुआ है ये परऑक्साइड है O2-2, ये सुपर ऑक्साइड O2-, और ये ऑक्साइड O-2, और ये भी ऑक्साइड O-2। ऑक्साइड और परऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं होगा, आंसर सुपर ऑक्साइड KO2। ये कैसे रिएक्ट करता है, ये KO2 CO2 से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा K2CO3 और साथ में कौन सी गैस रिलीज करता है, ऑक्सीजन। इस वजह से जो सुपर ऑक्साइड होते हैं उनको हम एयर प्यूरिफायर की तरह काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3-। सो स्टूडेंट सबसे पहले हमें I3- की स्ट्रक्चर को देखना है। ऐसी स्ट्रक्चर किसकी होती है, I3- की होती है। आयोडीन के 7 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ऐसे पेयर कर लेते हैं। तो यहां से मुझे बताओ एवरी आयोडीन जो है उसके ऊपर कितना लोन पेयर दिख रहा है आपको, 3। सो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा, 9। सो करेक्ट आंसर इज डी, टोटल लोन पेयर पूछा है। अगर हमसे किसी एक आयोडीन पे पूछता तो हम क्या ही कहते कि इस पे 3 लोन पेयर होते हैं, लेकिन हमसे तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा है। टोटल मतलब जितने भी आयोडीन हैं सबको मिला के कितने लोन पेयर हैं हमारे पास, तो टोटल आंसर कितना जाएगा, 9। सो करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 92।
आपको हाइड्रोजन से और यूरेनियम तक के एलिमेंट्स देखने हैं, उनमें से वो एलिमेंट आपको सेलेक्ट करने हैं जो नेचर में प्रेजेंट नहीं होते। तो जो नेचर में प्रेजेंट नहीं होते वो है एटॉमिक नंबर 43 एंड 61, टेक्नीशियम एंड प्रोमिथियम। टेक्नीशियम एंड प्रोमिथियम, ये दोनों एलिमेंट जो होते हैं ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, ये रेडियो एक्टिव है और रेडियो एक्टिव होने के साथ साथ इनका जो हाफ लाइफ टाइम है वो भी बहुत कम होता है, इस वजह से ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। अब ऐसा हमें कोई ऑप्शन दिखे तो हम कर देंगे, ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सो आंसर इज नन ऑफ दिस। अगर हमें 92 से अबोव वो पूछता तो आंसर फिर कुछ और होता। अभी हमें सिर्फ उसने 1 to 90 तक का पूछा है, तो केवल दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, प्रोमिथियम एंड टेक्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड एट वेरी लो टेम्परेचर। वेरी लो टेम्परेचर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड वेरी हाई टेम्परेचर पे जो एग्जिस्ट करती है वो होती है प्लाज्मा। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड, प्लाज्मा एंड बीईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉन्ड विच विल ब्रेक इन फर्स्ट स्टेप व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद H3O पॉजिटिव। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन हमें किससे करनी है, H3O पॉजिटिव से, मतलब इसके ऊपर प्रोटॉन का अटैक करवाना है हमें। तो कौन सा वाला बॉन्ड पहले ब्रेक होगा? सो थोड़ा इसको समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स, C डबल बॉन्ड OOH, हमें कुछ बॉन्ड मार्क करके दिए हुए हैं, ये A बॉन्ड है, ये B है, ये C और ये D। तो जो आने वाला H प्लस है, H3O पॉजिटिव हमें क्या देगा, H प्लस, ये कहाँ अटैक करेगा, इनमें सबसे पहले कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा? तो ये जो मॉलिक्यूल है ये रेजोनेंस शो करेगा। देखो कैसे करेगा, ये लोन पेयर इसके ऊपर है, यहाँ ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर भी लोन पेयर है, ये सबसे पहले डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर जाएगा और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी होगी, ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये लोन पेयर इसके इस पॉजिटिव के साथ वापस से क्या करेगा, रेजोनेंस, और कौन सी स्ट्रक्चर बनाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब ये जो आने वाला H प्लस है इसका अटैक हमें इस कंपाउंड पे करना है, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, CH3 C डबल, ये पार्शियली डबल बॉन्ड है और ये भी पार्शियली डबल बॉन्ड OH है, इसके ऊपर नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा, ये पार्शियल नेगेटिव पे अटैक करेगा। सो इस वजह से सबसे पहले बॉन्ड जो टूटेगा वो कौन सा होगा, बी। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लुईस बेस स्ट्रेंथ। जो सबसे पहले हमें लोन पेयर डोनेट करेगा वो कौन होगा, लुईस बेस, वो सबसे अच्छा लुईस बेस होगा, और जो हमें लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा उसको हम वीक लुईस बेस बोलेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये हमें डीलोकेलाइज्ड मिल रहा है, ये भी डीलोकेलाइज्ड है, लेकिन ये कैसा है, लोकेलाइज्ड है। ये कैसा है, लोकेलाइज्ड, ये एरोमेटिसिटी का भी पार्ट है और ये रिंग में रेजोनेंस भी करेगा। तो ये वाला लोन पेयर तो हमें इजीली नहीं मिलेगा। कहां से मिलेंगे हमें, इस नाइट्रोजन से और इस नाइट्रोजन से। ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है इसकी En वैल्यू लो होती है, इस वजह से जो फर्स्ट कंपाउंड है ये हमें इजीली लोन पेयर प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद हमें सेकंड और सबसे कम किसका होगा, थर्ड का। तो जो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो होगा थर्ड सबसे कम, फिर सेकंड और फिर इसके बाद फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। Next question is the maximum number of CH3 group which may be present in alkane C11H24 is close to। तो हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना है, मैक्सिमम CH3 ग्रुप कौन से स्ट्रक्चर में पॉसिबल है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो यहां से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका मिलेगा स्टूडेंट्स, ये CH3, ये CH3 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 और
कॉर्नर पे टर्मिनल जितने होंगे कार्बन वो सारे CH3 होंगे, और मिडिल वाला इस पे चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसकी भी चारों और इसकी भी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। सो टोटल जो हमारे पास टर्मिनल CH3 होंगे वो कितने होंगे? 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a glass bulb of 1 liter capacity contains 4 gram methane. The bulb is so as to burst out if the pressure exceeds just 10 atmosphere. The temperature at which the pressure of gas reaches the burst point is close to. तो आपसे वो टेम्परेचर पूछा है जिसपे ये जो बल्ब है वो ब्रस्ट होगा। सो हमें आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी है। PV इज इक्वल टू nRT। हमें प्रेशर दिया हुआ है 10 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 1 लीटर, मोल हमें दिए नहीं है पर हमें वेट दिया हुआ है मीथेन। सो मोल इज इक्वल टू हो जाएगा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 4/16। सो यहां से मोल की वैल्यू 4/16, आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.0821 एंड टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। सो यहां से टेम्परेचर की वैल्यू आएगी 487.6 केल्विन। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। यहां हमें आइडियल गैस इक्वेशन से ये फाइंड आउट करना है कि जो टेम्परेचर है वो कितना होगा उस टाइम। तो हम सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन से इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pH वैल्यू ऑफ 10 की पावर -8 m HCl। HCl एक एसिड होता है और एसिड का pH फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है -log ऑफ H प्लस आयन। हम इजीली यहां से pH की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इसकी pH वैल्यू जो है वो आएगी -log 10 की पावर -8। pH वैल्यू लगभग 8 के लगभग आ जाएगी और ये पॉसिबल नहीं है। हमने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा था, वहां देखा था कि HCl एक एसिड है और एसिड की pH कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। 7 न्यूट्रल है, उसके आगे जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी बेसिक वैल्यूज होंगी। सो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसकी pH वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? लेस देन 7। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट X हैज 2 नेचुरल आइसोटॉप्स 5x10 एंड 5x11। हमें इनका एटॉमिक मास जो है वो गिवन है और हमें इनका परसेंटेज अबाउंडेंस जो है वो भी दिया हुआ है कि नेचर में x1 इतना है और x2 इतना % है और हमें एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। सो m एवरेज का फॉर्मूला होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m x1 प्लस x2। इस फॉर्मूले में हमें डाटा पुट करने हैं। m1 की वैल्यू हमें दी हुई है 10.13 इंटू 19.8 प्लस m2 की वैल्यू हमें दी है 09 इंटू 80.2 अपॉन 100। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो m एवरेज का वैल्यू आएगा 10.812। सो करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a mass 0.75 gram of the mixture of Na2CO3 and K2CO3। हमें एक मास दिया हुआ है और मास का जो वैल्यू है वो है 0.75 ग्राम और इसमें 2 कंपाउंड प्रेजेंट हैं, एक है Na2CO3 और दूसरा है K2CO3। ये दोनों जो कंपाउंड है इनको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए 50 ml 0.2N HCl का हम यूज करते हैं। इनको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? 50 ml 0.25N HCl। तो हम यहां से इनके अगर ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दें तो दोनों को क्या करेगा? HCl दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा। तो कैसे करेगा? पहले Na2CO3 से हम अगर HCl का रिएक्शन करें तो क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस H2CO3। इससे 2 मॉलिक्यूल हम HCl का रिएक्शन करते हैं और एक हम K2CO3 से अगर HCl का रिएक्शन करें तो क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ KCl प्लस H2CO3।
अब यहाँ जो HCl है इसका जो अमाउंट है वो K2CO3 और Na2CO3 दोनों के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट दोनों के बराबर होने चाहिए। अब इक्विवेलेंट बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, या फिर हम कर सकते हैं नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। तो यहां से देखो इसके अगर मैं n इंटू वैलेंसी फैक्टर निकालूं तो कैसे करेंगे, इसका वेट हमारे पास टोटल वेट दिया हुआ है 0.75 ग्राम, इसमें से Na2CO3 का वेट मैंने मान लिया मेरे पास x है, तो इसका जो मोलिकुलर वेट है वो कितना होगा 106, एंड इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना होगा 2। यहां से जो बचा हुआ मास है वो किसका होगा, K2CO3, सो 0.75 ग्राम माइनस x अपॉन इसका जो मोलिकुलर वेट है वो लगभग 138 के लगभग अराउंड आएगा, एंड वैलेंसी फैक्टर इज 2। यहां से HCl के इक्विवेलेंट्स अगर मैं फाइंड आउट करूं तो कैसे करूंगा, n इंटू वी, नॉर्मेलिटी हमें दिया हुआ है 0.25, वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml, ml नहीं लीटर, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें 1000 का क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अब यहां से अगर मैं इन दोनों के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं उनको बराबर कर दूं किसके, HCl के, तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा 2x अपॉन 106 प्लस 0.75 माइनस x इंटू 2 अपॉन 138 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 50 अपॉन 1000। तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, और जो x की वैल्यू आएगी वो हमें क्या बताएगी कि इस कंपाउंड का जो ये मिक्सचर हमें दिया हुआ है इसमें x का वेट हमारे पास आ जाएगा। हमें वेट नहीं पूछा है हमसे, तो इसका परसेंटेज पूछा है, इसका परसेंटेज पूछा है कि टोटल वेट में ये कितना परसेंट है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम करेंगे x अपॉन टोटल वेट इंटू 100। तो हमारे पास यहां से इसका जो परसेंटेज वेट है वो लगभग आएगा 50.6, लगभग कितना आ जाएगा 50.6। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a boy gifted a diamond ring to his mother on her wedding anniversary. If the diamond ring contains 3 carat diamond, then find the number of carbon atom he gifted to his mother. तो हमें जो डायमंड रिंग जो मदर को दे रहा है वो 3 कैरेट है। हमें पता है कि 1 कैरेट इज इक्वल टू कितना होता है 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम। सो 3 कैरेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 मिलीग्राम। अब यहां से हमें निकालना, हमारे पास वेट आ गया है, वेट किसका आया है, कार्बन का। अब हमें यहां से कार्बन के मोल फाइंड आउट करने हैं, तो वो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट हमारे पास 600 मिलीग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट 12। तो ये हमारे पास क्या आ गए, कार्बन के मोल आ गए हैं। अब मोल से हमें जब नंबर ऑफ एटम निकालना हो तो फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन Na। अब हमें यहां से नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना हो तो मोल इंटू क्या हो जाएगा Na। सो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल इंटू Na। Na की वैल्यू 6.023 और मोल हमारे पास है 600 मिलीग्राम अपॉन 12 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से जो कार्बन है इसके जो एटम है इसकी वैल्यू आएगी 3.01 इंटू 10 की पावर 22। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following will form with water, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। जो वाटर है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, उनके साथ इनमें से कौन है जो फोम का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां से देखो ये सोप होता है, ये भी सोप होता है और ये डिटर्जेंट है, इसलिए आंसर कौन होगा सी। जो डिटर्जेंट है वो इसके साथ क्या करेगा, फोम का फॉर्मेशन करेगा। So let's start with question number 33. Which bond will break when following compound is dissolved in water? हमें एक एसिड दिया हुआ है,
इस एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कौन सा बॉन्ड पहले ब्रेक होगा? वाटर कैसे टूटेगा? H प्लस OH माइनस में टूटेगा, ये यहां से OH माइनस। तो जब एसिड के ऊपर वाटर बेस की तरह रिएक्ट करेगा तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले एसिड अपना क्या करेगा? जो प्रोटॉन है उसको डोनेट करेगा, तो सबसे पहले जो बॉन्ड टूटेगा वो कौन सा होगा? D। सो करेक्ट आंसर इज 4। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the number of compounds formed by carbon, hydrogen, chlorine and cobalt is N1, N2, N3, N4, then the correct order is, आपको ये जो कंपाउंड्स हैं N1, N2, N3 ये कौन बना रहे हैं? जो कुछ एलिमेंट्स जो पहले दिए हुए हैं इनके ये कंपाउंड्स हैं। तो आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन बनाएगा और सबसे कम कंपाउंड कौन बनाएगा। तो आप मुझे बताओ, कोबाल्ट D ब्लॉक का होता है, क्लोरीन नॉन मेटल है P ब्लॉक से, और कार्बन P ब्लॉक का है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और हाइड्रोजन S ब्लॉक। आप मुझे बताओ, कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ के सारे हाइड्रोकार्बन में पार्टिसिपेट करता है। कोबाल्ट जो D ब्लॉक का है, इसके जो कंपाउंड्स होंगे वो सबसे कम होंगे, हाइड्रोजन के सबसे ज्यादा, उसके बाद कार्बन और उसके बाद क्लोरीन। सो करेक्ट ऑर्डर जो होगा हमारे पास होगा हाइड्रोजन के सबसे ज्यादा, फिर कार्बन के, फिर इसके बाद क्लोरीन के, और सबसे कम कौन बनाएगा? सबसे कम कौन बनाएगा? कोबाल्ट। सो करेक्ट ऑर्डर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, heaviest nuclide which does not show radioactive nature, टेक्नीशियम और नेपच्यूनियम, ये तो दोनों ही रेडियो एक्टिव नेचर शो करेंगे। यस। इसके अलावा बिस्मिथ और लेड, करेक्ट आंसर इज लेड। लेड कभी रेडियो एक्टिव नेचर शो नहीं करता। सो नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन इज, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 kg of urea solution, mole fraction of solute is 0.2, if is diluted to 5 kg, mole fraction of solute in diluted solution। सो पहले क्वेश्चन को समझना है। पहले हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका वेट कितना है? 1 kg, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 1000 ग्राम। इसमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? 0.2। हमने इसका डाइल्यूशन किया, इसमें 5 kg वाटर और ऐड किया, और अब सॉल्यूशन कितने लीटर हो गया, कितने kg हो गया हमारे पास? 6 kg, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 6000 ग्राम। अब हमसे पूछा है कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन था इसमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, आफ्टर डाइल्यूशन जो हमारे पास सॉल्यूशन बना है इसमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो हमें इसके लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट का पहले दोनों का मोल फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए हमें वेट चाहिए, जो हमें वेट गिवन नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेंगे जो हमारा 1000 ग्राम यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें वेट ऑफ यूरिया क्या मान लिया मैंने? वेट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू x। सो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 1000 माइनस x। सो मोल्स ऑफ यूरिया अगर मुझे निकालने हो तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? वेट x अपॉन यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 60 होता है। सो मोल इज इक्वल टू हो गया x बाई 60। मुझे मोल्स ऑफ वाटर निकालने हो तो वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। सो ये वैल्यू मेरे पास 1000 माइनस x अपॉन 18। अब मुझे XA अगर फाइंड करना हो तो वैल्यू होती है Na अपॉन Na प्लस Nb। मेरे पास यहाँ Na Nb की वैल्यूज हैं, तो यहां से मैं इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। सो 0.2 इज इक्वल टू होगा x बाई 60 अपॉन x बाई 60 प्लस 1000 माइनस x बाई 18। सो यहां से जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू होती है 484.5 ग्राम, ये x का वैल्यू आता है। आफ्टर डाइल्यूशन जो मेरे पास सॉल्यूशन है इसमें कैसे फाइंड करें? सो मैंने इसमें यूरिया को क्या मान लिया? x। यूरिया का वेट कितना है? x ग्राम।
तो वाटर का वेट कितना रह जाएगा स्टूडेंट्स 6000 माइनस x ग्राम, ये वाटर का होगा। अब मुझे यूरिया का मोल निकालना हो तो n यूरिया इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं x बाई 60, n वाटर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं 6000 माइनस x अपॉन 18। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 18। अब मुझे यहां से x से फाइंड करना है। इस फॉर्मूले में x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है उसको मुझे कहां पुट करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। x बाई 60 अपॉन x बाई 60 प्लस 6000 माइनस x अपॉन 18। तो मुझे यहां से xa का जो वैल्यू मिलेगा वो है 0.029। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड। करेक्ट आंसर होगा थर्ड 0.029। सो स्टूडेंट्स करना कैसे है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि सॉल्यूशन में जो पहले हमारा फर्स्ट में जो सॉल्यूशन है उसमें दोनों का वेट कैसे फाइंड करना है। तो किसी एक का वेट हमें x अज्यूम कर लेना है, उसके बाद दूसरे को टोटल वेट में से हमें माइनस करके अज्यूम कर लेना है। दोनों के वेट में मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड लगा के हमने दोनों के क्या निकाले मोल, और फिर मोल से हमने क्या निकाला x का वैल्यू। इस x की वैल्यू को हमें सेकंड फॉर्मूले में क्या करना है पुट करना है। जैसे ही मैं इस सेकंड फॉर्मूले में x की वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना आता है 0.029। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज nickel form a gaseous compound of formula NiCO whole x2, NiCO whole x. What is the value of x if under similar conditions of temperature and pressure methane diffuses 3.24 times faster than the compound of nickel? तो जो हमारा ये जो कंपाउंड है इसके लिए हमें हिंट दे रखी है। देखो इस यहां से हम डिफ्यूजन का जो लो है वहां से हम अप्लाई कर सकते हैं। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ M2 अपॉन M1। तो जो यहाँ ये डिफ्यूजन की जो रेट है वो है M1 M2 मॉलिक्यूलर मास है। तो मुझे बताओ आपको जो हिंट दिया हुआ है वो क्या है, जो डिफ्यूजन की जो रेट है मिथेन का वो कितने टाइम्स फास्टर है 3.2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ निकल का जो कंपाउंड है उससे इतना फास्ट है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं RCH4 अपॉन R निकल इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 3.24, इतना ऐसा हो जाएगा। अब मुझे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। मैं यहां से R1 R2 की वैल्यू ये पुट कर सकता हूं। R1 होगा CH4 और R2 होगा निकल। तो ये वैल्यू मेरे पास आती है 3.24 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड है मेरे पास निकल का मॉलिक्यूलर वेट कैसे होगा, निकल का जो कंपाउंड है इसका मैं मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालूं तो निकल का होगा 58.7 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 का होल एक्स। तो ये मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा मेरे पास निकल के कंपाउंड का। मैं इसको लिख सकता हूं 28 इंटू एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिथेन कितना होता है 16। स्टूडेंट्स कितना होता है 16। यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा 3.9। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट। सो करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें जो डिफ्यूजन का लॉ है वो अप्लाई करना है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R1 R2 इज इक्वल टू रूट ऑफ M2 अपॉन M1। सो यहां से मुझे रिलेशन डेवलप करना है एंड आफ्टर दैट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। मेरे पास जो आंसर होगा वो होगा 3.9। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज interparticle distance between lithium and hydrogen in LiH is 1.596 angstrom. Observed dipole moment of LiH is 1.964 into 10 to power minus 19 centimeter. The percentage ionic character in LiH is. So student हमें सबसे पहले इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जो परसेंटेज आयोनिक करेक्टर है उसका फॉर्मूला क्या होता है। सो परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इज इक्वल टू होता है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड।
इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला है? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। सो मुझे जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो दी हुई है, उसकी वैल्यू कितनी है? म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू मुझे गिवन है 1.964 इंटू 10 की पावर -29, और मुझे म्यू कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी। सो मुझे जो LiH मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों लिथियम और हाइड्रोजन के बीच की जो डिस्टेंस है वो मुझे गिवन है, चार्ज मुझे पता होना चाहिए। LiH मॉलिक्यूल जो होगा वो कैसे टूटेगा? Li प्लस H माइनस। सो मुझे बताओ आप, तो यहां से लिथियम पे प्लस चार्ज, मतलब चार्ज की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच वो कितना है? 1.596 इंटू 10 की पावर -10। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, ये जो वैल्यू है ये किसकी है? म्यू कैलकुलेटेड। ये कौन सी वैल्यू है मेरे पास? म्यू कैलकुलेटेड। अब मैं इसको जैसे ही इस फॉर्मूले में पुट करता हूं इस वैल्यू को, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.596 इंटू 10 की पावर -10। सो ये 9 ये तो कैंसिल, पावर तो कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा इंटू 100 तो ये डाटा आएगा मेरे पास 76.8%। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला लिखना है, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है और एक हमें जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो Q इंटू डी से मैंने कैलकुलेट किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, सो आंसर आया 76.8। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the percentage of MgCO3 in a mixture of MgCO3 and CaCO3 of its 2 gram? Required 2 gram H2SO4 for complete neutralization। हमें एक मिक्सचर दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। हमें एक मिक्सचर दिया हुआ है, किसका? MgCO3 एंड CaCO3 का हमें मिक्सचर दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, जो MgCO3 एंड CaCO3 का जो मिक्सचर है उसका वेट कितना है? 2 ग्राम। 2 ग्राम हमारे पास क्या है? मिक्सचर। इस मिक्सचर का वेट कितना है? 2 ग्राम। और इसमें कौन कौन मिला हुआ है? MgCO3 एंड CaCO3। इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने काम लिया 2 ग्राम H2SO4। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है ये एसिड है और ये अगर इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो इस सॉल्यूशन में जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स के मोल किसके बराबर होंगे? H2SO4 के मोल्स के बराबर होंगे। सो मैं कैसे कैलकुलेट करूं? अब मुझे इन दोनों का वेट तो दिया हुआ नहीं है। अगर वेट गिवन होता तो मैं यहां से सिंपली दोनों के मोल निकाल लेता, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके। अब मुझे इस क्वेश्चन में दोनों के सेपरेट मोल दिए हुए नहीं है, दोनों का कॉमन वेट दिया हुआ है। तो मैं कॉमन वेट में से किसी एक का x वेट मान लूं तो बचा हुआ किसका हो जाएगा? 2 - x करूंगा तो वो CaCO3 का वेट आ जाएगा। सो मैंने इस सैंपल में MgCO3 का वेट माना x, तो CaCO3 का वेट कितना हो जाएगा? 2 - x। सो मोल्स ऑफ MgCO3 इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ MgCO3 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होगा 2484। ऐसे ही मुझे CaCO3 के मोल्स फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड करूंगा? मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू होगा 2 - x, ये तो उसका वेट, और मॉलिक्यूलर वेट होगा 100। अब मुझे पता है कि जब 2 ग्राम H2SO4 इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है तो इसके जो मोल है, इसके मोल कितने होंगे? 2/98। ये जो मोल है ये इन दोनों को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज। मतलब इन दोनों के मोलों को मैं किसके बराबर कर दूं? H2SO4 के मोल के बराबर। तो मुझे किसका वेट मिल जाएगा? किसी एक कंपोनेंट का वेट मिल जाएगा मुझे यहां से। सो आइए स्टूडेंट्स, पहले एक बार x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x प्लस 84 प्लस 2 - x अपॉन 100 इज इक्वल टू
2/98। जब मैं यहां से इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, और उस x की वैल्यू से जब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज वेट। तो जो x की वैल्यू होगी वो अपॉन में जो टोटल वेट है, यहां से x की वैल्यू लगभग मेरे पास आ जाएगी 0.21। तो जो x की वैल्यू है 0.21 अपॉन टोटल वेट इंटू 100, दैट विल बी नियरली इक्वल टू 10.5%। तो जो परसेंटेज वेट कैसे निकालेंगे लास्ट में, जब x की वैल्यू हमारे पास आ गई, पूरे मिक्सचर में MgCO3 का अमाउंट हमारे पास आ गया और टोटल मिक्सचर का अमाउंट हमें पता है कितना है, 2 ग्राम। तो परसेंटेज वेट निकालने के लिए 0.21 अपॉन टोटल वेट इंटू 100, सो दैट विल बी इक्वल टू 10.5% एंड दिस विल बी नियरली इक्वल टू 11%। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। सो स्टूडेंट्स एक बार वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें मिक्सचर जो दिया है वो किसका है, MgCO3 और CaCO3 का, तो हमें उसका वेट दिया हुआ है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 ग्राम H2SO4 यूज किया जा रहा है। तो न्यूट्रलाइजेशन में हमें करना क्या होता है, दोनों के मोल्स इक्वल करने होते हैं कंपोनेंट्स के। अब इस मिक्सचर में हमें इसके मोल फाइंड करने होंगे, इसके मोल फाइंड करने होंगे, दोनों का सम करके H2SO4 के मोल के इक्वल कर देना है। अब मोल फाइंड करने के लिए हमें इसका वेट पता होना चाहिए। तो वेट हमारे पास है नहीं, तो हमने इसका x अज्यूम कर लिया, तो इसका हो जाएगा 2 माइनस x। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 84, इसका 100। तो ये दोनों के मोल होंगे, दोनों को ऐड करके H2SO4 के मोल्स के बराबर कर देंगे। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो हमारे पास नियरली आएगी 0.21, और परसेंटेज वेट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास कंपोनेंट का वेट है वो अपॉन टोटल वेट इनटू 100, that will be nearly equal to 10.5. So correct answer is second. Next question is, sum of oxidation state of all carbon atom in toluene molecule is। जो हमारा टोलुइन मॉलिक्यूल होता है, इसमें टोटल कार्बन जो होते हैं उनमें टोटल कार्बन की जो OS है उसका सम कितना होगा। तो पहले OS का सम फाइंड कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, पहले जो टोटल कार्बन हमें दिए हुए हैं इनके OS का सम फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मुझे बताओ, ये H+ के फॉर्म में रिलीज होगा तो कार्बन पे -1 देगा, ये हाइड्रोजन रिलीज होगा H+ तो ये -1 देगा, और ये हाइड्रोजन रिलीज होगा तो ये भी -1 देगा। ये हाइड्रोजन की EN 2.1, कार्बन की 2.5। मुझे बताओ, ऐसे करके इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये आपको कोई चार्ज नहीं देगा। इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, तो ये जब रिमूव होगा तो -1 आएगा। इस पे एक हाइड्रोजन है, ये भी रिमूव होगा तो ऐसे -1 देगा। बाकी बचे हुए सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, और उसको जब मैं रिमूव करूंगा तो चार्ज कितना आएगा, -1 आता जाएगा। तो यहां से मेरे पास टोटल चार्ज कितना हो गया, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। तो टोटल चार्ज है मेरे पास -8। टोटल कार्बन कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक चार्ज पे, एक कार्बन पे कितना चार्ज आएगा, 8/7। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड, -8/7। हमें टोलुइन मॉलिक्यूल में जो टोटल कार्बन है पहले उन पे चार्ज कैलकुलेट करना है, फिर हमें किसी एक कार्बन पे निकालना हो तो टोटल कार्बन का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सो करेक्ट आंसर इज -8/7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2PtF6। तो स्टूडेंट्स जो O2PtF6 एक जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा होता है। O2PtF6 जब ये टूटता है O2 प्लस PtF6 माइनस। अब हमारे पास 2 ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, +1। तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, +1/2। सिंगल ऑक्सीजन पे कितना आएगा, +1/2। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when attacked by bromine free radical which hydrogen atom will be replaced most readily। आपको कुछ हाइड्रोजन दी हुई है, HC, HD, HB, HC, HA। तो आपको बताना है कौन सी वाली हाइड्रोजन को इनमें से मैं पहले रिमूव करूं जिससे कि
जो मेरा बॉन्ड है वो पहले ब्रेक हो जाए। तो मुझे देखना है कौन सा वाला फ्री रेडिकल रेजोनेंस शो करेगा, वो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और वो हाइड्रोजन सबसे पहले रिलीज होगी। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं तो फ्री रेडिकल यहां बनेगा जो डबल बॉन्ड की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, लॉन पेयर, सिंगल, डबल। तो ये वाली जो हाइड्रोजन है ये सबसे पहले रिमूव होगी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? HC। करेक्ट आंसर HC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल एब्जॉर्ब हाइड्रोजन टू लार्ज एक्सटेंट? NiPT/PD हाइड्रोजनेशन करने के लिए हम इन मेटल्स का यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज PD। ये अपनी सरफेस के ऊपर मेटेलिक सरफेस जो होती है, डी ब्लॉक मेटल्स जो होती हैं वो कैटलिस्ट की तरह यूज होती हैं, क्योंकि ये अपनी मेटेलिक सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को क्या कर लेती हैं? अटैच कर लेती हैं। सो करेक्ट आंसर इज PD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड which is both paramagnetic and colored, paramagnetic and colored, K2Cr2O7, K2Cr2O7, 2K प्लस कैसे ब्रेक होगा? Cr2O7 -2। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अलग, बहुत ही अलग। अच्छा, ये क्वेश्चन करेंगे कैसे हम? कलर तो है, कलर होने के साथ साथ उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, और इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ये देखो ये कैसे टूटेगा? ट्वाइस ऑफ NH4 प्लस TiCl होल 6 -2। यहां टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। स्कैंडियम टाइटेनियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 3d2, दोनों गए 0। यस। नेक्स्ट ये K3CuCN होल 4, ये कैसे ब्रेक होगा? 3K प्लस CuCN होल 4 -3। मुझे बताओ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? कॉपर X -4 इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू +1। मुझे बताओ कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 4s1। कॉपर प्लस में क्या होगा? 3d10 4s0। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। n बराबर 0। आपको देखना था पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक कब होगा? जब n की वैल्यू कुछ हो, 0 नहीं होनी चाहिए बस। 0 होते ही तो डाया, 0 होते ही क्या बोलूंगा? डाया। सो करेक्ट आंसर इज VOS4। वेनेडियम का जो ये कंपाउंड है ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। कितना? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस वजह से क्या कहूंगा मैं इसको? सोचो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d3 4s2, कुछ ऐसा होगा। मुझे बताओ VO डबल बॉन्ड ये SO4 -2, इसके ऊपर +2, ये इधर गया, ये प्लस। तो वेनेडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4। वेनेडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 5 में से कितने गए? 4। कितना बचा? 1। सो पैरामैग्नेटिक नेचर कौन शो करेगा? VOSO4। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मिक्सचर ऑफ HCOOH एंड H2C2O4 is heated with concentrated H2SO4। हमारे पास एक फॉर्मिक एसिड है और एक H2C2O4, ये वाला एसिड है। हमने दोनों की रिएक्शन किससे कर दी स्टूडेंट्स? H2SO4 से। मैंने जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन करूंगा H2SO4 से, स्टूडेंट्स कोई बताए मुझे क्या बनेगा? H2O प्लस CO2, ये गैस। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी रिएक्शन H2SO4 से करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा? H2O CO प्लस CO2, ये भी गैस, दोनों गैस। मुझे बताओ अगर मैं इसके X मोल लेता हूं तो कितने मोल गैस बनेगी? X मोल। इसके Y मोल लेता हूं तो इसके भी कितने बनेगी? Y मोल गैस। अब देखो ये तो मेरे पास गैस बन रही है। अब जो बनी हुई गैस है, द गैस प्रोड्यूस वर पास थ्रू KOH सॉल्यूशन। इन बनी हुई गैसों को मैंने KOH सॉल्यूशन से क्या किया है? पास किया है। मेरे पास टोटल मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितने हैं?
टोटल मोल, गैस के टोटल मोल कितने हो गए स्टूडेंट्स? मेरे पास x प्लस 2y, x प्लस 2y, ये मेरे पास टोटल मोल ऑफ गैस है। इनको जब मैंने KOH से पास किया तो 1/6 रेशियो को इसने क्या कर लिया, 1/रेशियो ऑफ 2 एसिड इन द मिक्सचर, इसने डिक्रीज कर दिया। ये टोटल था। तो सपोज करो जब मैंने x प्लस 2y को मैंने किस में से गुजारा, KOH से पास किया, तो इनका जो टोटल था वो कितना मिला, कुछ y मिला। अब ये y जो है y मोल मिला, कुछ कम कर दिया इसने, इसमें से कुछ गैसों को एब्जॉर्ब। आप अच्छा जानते हैं KOH जो होता है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसको, CO2 को। तो बाकी बचे हुए मोल मैंने क्या मान लिए, y मोल कुछ आ रहे हैं। वो जो पहले मोल थे उससे कितना कम है, 1/6। तो 1/6 किसका एब्जॉर्ब कर लिया, टोटल मोल का। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, x अपॉन y की वैल्यू। इक्वेशन क्या बनेगी, 6y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2y। तो यहां से स्टूडेंट्स आएगा 4y इज इक्वल टू x, 4y इज इक्वल टू x, और x अपॉन y इज इक्वल टू आ जाएगा 4:1, 4:1। सो कितना अमाउंट है दोनों एसिड्स का, 4:1। करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बाहर के सेल्स की जो सब सेल है उनकी एनर्जी सेम, उनकी एनर्जी लगभग सेम। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। यस, नेक्स्ट, X3Y2 when react with A2B3 in aqueous solution, it gives brown color. These are separated by semi-permeable membrane. ये दोनों लिक्विड हमें दिए हुए हैं, ये किससे सेपरेटेड है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है। तो ये क्या करते हैं, ये ब्राउन कलर देता है, कब, जब इनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रहे हैं। Assuming that the electrolyte are completely ionized in solution, then due to osmosis there is, अब यहां पे क्या हो रहा है, ये कह रहा है ये जो कलर आ रहा है, ये ब्राउन कलर जो है, ये जो आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, क्या वजह है इसकी, मुझे बताओ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से केवल किसका मूवमेंट होता है, सोल्यूट की सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का क्या होता है, मूवमेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। यस, अब हमें ऑप्शन पढ़ना है। ब्राउन कलर फॉर्म्ड इन साइड X, कहां बनेगा, X, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मूवमेंट ही नहीं होगा। ब्राउन कलर फॉर्मेशन इन साइड Y, नहीं, इधर भी फॉर्मेशन नहीं होगा। ब्राउन कलर इज फॉर्म्ड इन बोथ साइड X एंड Y, नो, मूवमेंट नहीं होगा, सोल्यूट का कोई मूवमेंट नहीं होगा। नो ब्राउन कलर फॉर्म, कोई ब्राउन कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या है, सेपरेटेड है। अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड नहीं होते तो दोनों क्या कर लेते, ब्राउन कलर का फॉर्मेशन कर लेते, दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते, और रिएक्ट करते तो मुझे बताओ, जब X3Y2 को विदाउट सेमी परमिएबल मैं दोनों को एक दूसरे में मिला देता तो क्या होता, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते, और रिएक्ट कौन करता, सोल्यूट की सॉल्वेंट, सोल्यूट आपस में रिएक्ट कर लेते, और कैसा कलर आ जाता, ब्राउन कलर, कैसा, ब्राउन कलर। बट अब मैंने इस केस में दोनों को किससे सेपरेट किया, कोई बोलो, दोनों को मैंने किससे सेपरेट कर दिया, दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। ये सोल्यूट इधर नहीं जा सकता, तो कोई ब्राउन कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा किसी भी साइड में। सो करेक्ट आंसर इज 4, स्टूडेंट्स, 4। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ, यस स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन हमारे पास NSCGS में मल्टीपल आंसर के क्वेश्चन होते हैं जिनमें मोर देन वन आंसर करेक्ट होते हैं। अब वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पहला क्वेश्चन है, इनमें मोर देन वन आंसर करेक्ट होते हैं। Al2O3 इज एम्प्लॉयड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। Al2O3 को स्पार्क प्रोसेस में नहीं, डाउन प्रोसेस में नहीं, कहां, बेयर्स और हॉल्स प्रोसेस में यूज करते हैं, बेयर्स और हॉल प्रोसेस में यूज किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें कुछ स्पीसीज दी हुई है और हमें कुछ डाटा है उनमें,
ऑर्डर दिए हुए हैं किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के, कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स हमें दिए हुए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला है लीना की रब से फरियाद। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, डाउन द ग्रुप जाऊंगा, साइज घटेगा, साइज घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा, साइज घटेगा नहीं स्टूडेंट्स, साइज बढ़ेगा। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आईपी, आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज बढ़ा आईपी घटेगा, आईपी घटेगा। मुझे बताओ कंटिन्यूअसली जब मैं नीचे जाऊंगा, व्हेन वी मूविंग डाउन द ग्रुप व्हाट विल हैपन, आईपी विल कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज, आईपी विल कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज, बट सीजियम टिल सीजियम, सीजियम तक, नॉट फ्रांसियम, फ्रांसियम का आईपी सीजियम से क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा। सो फर्स्ट आंसर रॉन्ग, फर्स्ट आंसर रॉन्ग, सेकंड करेक्ट। एक बार ऑप्शन देखो, इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो एक तो गया, अब 3 बचे, अब इसको देखना है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में हमें सेकंड बी ग्रुप दिया हुआ है, सॉरी सेकंड ए। कौन होता है सेकंड ए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। वही नीचे जाऊंगा, किसी भी ग्रुप में नीचे जाऊंगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ने से साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, आईपी घटेगा, लेकिन वही टिल बेरियम, कहां तक, बेरियम, रेडियम रेडियो एक्टिव, सो बेरियम से ज्यादा आईपी किसका होता है, रेडियम का। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत, लेकिन फोर्थ सही। अब एक बार ऑप्शन देखते हैं, इसमें थर्ड दिया हुआ है, इसमें थर्ड, ये तो बिल्कुल रॉन्ग, ये तो बिल्कुल रॉन्ग। अब हमारे पास केवल 2 बचे हैं, बी और डी। थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे, फिफ्थ और सिक्स्थ को जरा एक बार देखो, फिफ्थ और सिक्स्थ को एक बार जरा देखो। CU AG AU किसी को पता है क्या, CU AG AU, यहां पे कुछ होता है, यहां पे कुछ होता है। इस ग्रुप में जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, साइज क्या होगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आईपी घटना चाहिए था। पर याद करो 4D और 5D में कुछ लगता, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से AU का जो आईपी है वो AG से क्या होता है, ज्यादा। साइज तो लगभग सेम हो जाता, साइज लगभग सेम ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ हाफ इलेक्ट्रॉन, बट आईपी की वैल्यू किसकी ज्यादा, गोल्ड की ज्यादा, किसकी, गोल्ड की। कोई मुझे बताए यहां पे ये जो फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ है ये तो बिल्कुल गलत है क्या, ये तो हो ही नहीं सकता, बट सिक्स्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सेम एज इट इज, ZnCdHg। कोई मुझे बताए यहां भी लगेगा क्या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल लगेगा। कैडमियम से ज्यादा किसका होगा, मरकरी का। सो 8th ऑप्शन इज करेक्ट। अब मुझे आंसर देखना है, मेरा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, सिक्स्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, 8th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सो आंसर सेकंड भी होगा और फोर्थ भी होगा। यस स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर सेकंड और फोर्थ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमें 2 कंटेनर दिए हुए हैं, ये कंटेनर X और ये कंटेनर Y। इसका हमने प्रेशर दिया हुआ है 22 टोर। कितना टोर, 22। इसका प्रेशर हमें दिया हुआ है 40 टोर। अरे कितना दिया स्टूडेंट्स, 40 टोर। अब हमसे क्या पूछा है, मैं इसको कंटिन्यूअसली हीट कर रहा हूं, कंटिन्यूअसली क्या कर रहा हूं, हीट। तो मुझे बताओ जो वाटर है, वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। यहां ये देखो, ये थोड़ी थोड़ी वेपर दिखा रखी है आपको, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं स्टूडेंट्स, अच्छे से वेपर दिखेगी। देखो ये क्या है, वाटर वेपर, ये क्या है, वाटर वेपर। अब यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां 40 टोर, इधर 22। मुझे बताओ क्या होगा, जैसे ही मैं वॉल को खोलूंगा, इस वॉल को जैसे मैं हटाऊंगा, तो जो वाटर वेपर है वो हायर प्रेशर से किधर मूव करेगी, लोअर प्रेशर की ओर। मुझे बताओ किधर जाएंगी, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। मुझे बताओ ये जो वाटर है ये किधर से जाएगा, y टू x। तो मुझे बताओ y में जो वाटर का अमाउंट है, वाटर का जो अमाउंट है, या फिर मैं मास बोलूं, y में वाटर का मास क्या हो जाएगा, लेस, और x में क्या होगा, इंक्रीज। x कंटेनर में जो वाटर का मास है वो बढ़ जाएगा। प्रेशर के बारे में कुछ बताओ, ये जो गैसेस है, ये जो वाटर वेपर है,
इसका मूवमेंट कब तक होगा? जब तक दोनों का प्रेशर बराबर नहीं हो जाएगा। तो मुझे बताओ दोनों का प्रेशर बराबर होने के लिए 40 से ज्यादा प्रेशर होगा कि 22 से कम? नो, ना तो 40 से ज्यादा ना 22 से कम, दोनों के बीच का ये 22 ये 40, तो इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में आएगा, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। अब हम ऑप्शन की ओर देखते हैं एक बार। द फाइनल प्रेशर इन ईच कंटेनर आफ्टर द वॉल इज ओपन। जैसे ही मैंने वॉल को ओपन किया, while keeping the container at their respective temperature वही रखना है, equal but more than 22 torr। यस बिल्कुल ठीक बोला कि टेम्परेचर वही रखना है। वाल को जैसे ही ओपन करूंगा तो प्रेशर या तो 22 और 22 से क्या होगा? ज्यादा होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन 40 से कम हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? प्रेशर जो है वो 40 हो जाएगा। नहीं 40 टोर कभी नहीं होगा, 40 से तो कम, ये स्टेटमेंट रॉन्ग। मास ऑफ वाटर इज डिक्रीज इन एक्स कंटेनर। एक्स कंटेनर में डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज। मास ऑफ वाटर इज डिक्रीज इन वाई कंटेनर। वाई कंटेनर में वाटर जो है वो डिक्रीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड एंड फोर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। The 0.01 m NH4Cl solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड हैज। हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, NH4Cl, इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.01 m। ये कैसे ब्रेक होगा? पहले मुझे बताओ ये बना कैसे होगा? ऑप्शन बाद में देखते हैं, इसके लिए 4 फैक्ट्स हमें दिए हुए हैं, हमें पहचानना है इसमें से कितनी बातें सही हैं। बस मुझे बताओ ये कैसे बना होगा? NH4OH प्लस HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और NaOH एक वीक एसिड है। कैसा है? वीक एसिड। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? कोई मुझे बताओ। जब वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा, स्टूडेंट्स मुझे बताओ इसका रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है उसका नेचर कैसा? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। अगर एसिडिक है तो कभी भी पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। पीएच की वैल्यू, यस स्टूडेंट्स, कोई मुझे बताए अगर सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक नेचर का। किस नेचर का है? एसिडिक। तो पीएच की वैल्यू कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। 7 से ऑलवेज क्या होगी? कम। लेकिन पीओएच की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? मोर देन 7। मुझे बताओ अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो पीओएच प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? ऑलवेज 10 की पावर -7 से ज्यादा मतलब 10 की पावर -6, 10 की पावर -5, 10 की पावर -4। ऑलवेज क्या मिलेगी? कम मिलेगी। मुझे बताओ स्टूडेंट्स NH4OH कैसा है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीट आयोनाइज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। वीक जो होते हैं उनका अल्फा 1 to 5% के लगभग होता है, सो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। अगर ये कंप्लीट आयोनाइज होता तो NH4Cl की कंसंट्रेशन कितनी? 0.01, मतलब 10 की पावर -2। कोई मुझे बताए अगर ये कंप्लीट आयोनाइज होता तो NH4 प्लस Cl माइनस, तो इसकी कंसंट्रेशन मुझे कितनी मिलती? 10 की पावर -2। बट ये तो वीक है। ये कैसा है? वीक होने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन कभी भी 10 की पावर -2 से ज्यादा नहीं होगी, हमेशा क्या रहेगी? कम। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज BCD। क्या होगा स्टूडेंट्स? BCD। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, सो अभी कुछ MCQ क्वेश्चन है जिनमें मोर देन 1 ऑप्शन क्या होते हैं? करेक्ट होते हैं। 2024 के मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट वाले कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलॉइड इज आर मेडिसिन्स? अरे क्या पूछा हमसे स्टूडेंट्स? कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला किसका यूज मेडिसिन में करेंगे, किसका यूज मेडिसिन में किया जाएगा।
अर्गिरोल, इसका यूज अपन किसमें करते हैं? ये एंटीसेप्टिक, ये कैसा होता? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की वजह से मेडिसिन में यूज। एसोल, ये भी मेडिसिन में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये तो आपने सुना ही होगा, ये तो आपने सुना ही होगा। यूज टू रिमूव एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ स्टोमक, एसिडिटी ऑफ स्टोमक। स्टोमक की एसिडिटी को क्या करता? स्टोमक की एसिडिटी को क्या करता? दूर करने के काम आता। फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस। पर्पल ऑफ क्वेश्चन ये नहीं, सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द नाइट्रोजन एटम इज रिड्यूस्ड। हमें ये देखना है कौन से प्रोसेस में नाइट्रोजन एटम का रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से हम इजीली देख सकते हैं। NH4+ में मुझे बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस 4 इज इक्वल टू +1, सो X इज इक्वल टू -3। एंड N2 में क्या होगा? 0, -3 से 0, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। हमें तो रिडक्शन निकालना था, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन NH2-, में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस 2 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू -3। -3 से कहां जा रहा है? NO, नाइट्रोजन का X माइनस 2 इज इक्वल टू 0, X माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू +2। -2 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन NO2 से NO2-, तो यहां नाइट्रोजन X माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू +4। और यहां से नाइट्रोजन का X माइनस 4 इज इक्वल टू -1, सो X इज इक्वल टू +3। तो यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन, +4 से +3 जा रहा है, सो थर्ड ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन इज NO3-, तो नाइट्रोजन का X माइनस 6 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू +5। NH4+, X प्लस 4 इज इक्वल टू +1, सो X इज इक्वल टू -3। +5 से -3, यहां भी रिडक्शन, इधर ऑक्सीडेशन और इधर भी ऑक्सीडेशन। सो करेक्ट आंसर इज C एंड D। C और D जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is are true if 1 mole of H3POX is completely neutralized by 40 gram of NaOH। so students 40 gram NaOH का मतलब क्या हुआ? 1 मोल वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और यहां से इसका वेट 40, मोलिकुलर वेट 40, तो कितने मोल हुआ? 1 मोल। न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH हमारा क्या है? बेस है, तो बेस कैसे टूटेगा? Na प्लस OH माइनस, हमें क्या देगा? OH माइनस देगा। अब OH माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या काम लेना पड़ेगा? H प्लस। अब कितना H प्लस चाहिए? इसके 1 मोल के ब्रेकडाउन से कितना H प्लस मिलना चाहिए? OH मिलना चाहिए 1, तो H प्लस भी कितना चाहिए? 1 न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हमें इस एसिड को कैसा बनाना है? मोनोबेसिक। कैसा बनाना होगा? मोनोबेसिक एसिड हमें इसको बनाना होगा। जब ये हमें क्या देगा? 1H प्लस। एक बार के लिए सोच के देखो, H3POX है। अगर मैं X की वैल्यू 1 लेता हूं, तो फॉर्मूला बनेगा H3PO, और यहां जब इस फास्फोरस के एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले सिंगल ऑक्सीजन को कहां जोड़ेंगे? डबल बॉन्ड से, फास्फोरस से, और उसके बाद जितनी ऑक्सीजन होती है उनसे हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, और ऑक्सीजन नहीं होती तो हाइड्रोजन को डायरेक्टली आपको जोड़ना है। याद रखना स्ट्रक्चर बनाते टाइम। तो यहां इस एसिड के पास एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो आपको ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होने के कारण H+ आयन नहीं दे पाएगा। अगर मैं X की वैल्यू 2 लेकर चलता हूं तो सोचो H3PO2, तो क्या ये स्ट्रक्चर बनेगी? P एक डबल बॉन्ड O से जुड़ेगा, दूसरी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, अभी 2 जो हाइड्रोजन रह गई है उनको डायरेक्टली फास्फोरस से। तो ये जो एसिड है, मुझे बताओ इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 1। जो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन होती है वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है। सो यहां से हमें क्या मिलेगा? H+, और हमें एक H+ चाहिए था, जो हमें कौन देगा? H3PO2। तो यहां से X की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 2। X की वैल्यू कितनी होगी? 2, क्योंकि यहां से हमें एक H+ मिलेगा जो सीधा OH से रिएक्ट करके क्या बना देगा? H2O, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और एक जो कंपाउंड बनेगा वो होगा NaH2PO2।
PO2, ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा। यस, तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी 2, x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। अब x की वैल्यू 2 होने के साथ साथ एसिड डज नॉट फॉर्म एनी साल्ट, ये एसिड साल्ट नहीं बनाएगा क्योंकि इस एसिड के पास अब कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। हमें पता है ये कैसे होता है, कुछ ऐसा, इसके पास कौन जुड़ गया, सोडियम, और ये दोनों हाइड्रोजन। मुझे बताओ इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या, एसिडिक हाइड्रोजन? कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये किसी प्रकार के एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड 4। यस, सो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the correct statement regarding the electron having regarding an element having 2k, k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और M सेल में 9 है और N सेल में 2 है इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 2, 10, 19, 21। 21 का एटॉमिक नंबर किसका होता है, स्कैंडियम। इसका मतलब हमारे पास कौन है, ये स्कैंडियम। स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, कुछ ऐसा होगा। अब हमें ऑप्शन देखना है, हमारे पास s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 8, s में टोटल इलेक्ट्रॉन 8, p में 12, 6, 6, 12, d में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। बस स्टूडेंट्स यही देखना है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो सारे पेयर्ड होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 1, केवल d वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड होगा। स्टूडेंट्स मुझे बताओ, इट कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। इट कंटेन 1 d इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक बात है। इट कंटेन 12 p इलेक्ट्रॉन, ये भी सही बात है। इट इज ए नॉन मेटल, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि स्कैंडियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है और डी ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज क्या होते हैं, मेटल। ऑलवेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मेटल। सो फोर्थ इनकरेक्ट, बाकी करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी। सो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी एंड सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स NSCGS में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके मोर देन 1 आंसर करेक्ट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 56। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोहर मॉडल। जो बोहर मॉडल है उसके रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज अट्रैक्टेड मोर बाय द न्यूक्लियस देयर बाय लोअर पोटेंशियल एनर्जी। जो न्यूक्लियस होता है उसके पास वाली जो सेल होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे सेल के कंपैरिजन में मोर अट्रैक्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज एन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रेडिएट एनर्जी एज लॉन्ग एज इट रिवॉल्व्स इन द डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स। कि ये जब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो ये कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को या तो इमिट करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो हर एक सेल होती है उसकी एनर्जी की वैल्यू ऑलवेज फिक्स होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट इज द मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ये तो इसकी लिमिटेशन है। बोहर मॉडल ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। दिस इज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि ये जो बोहर मॉडल है ये पहला ऐसा मॉडल है जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। मतलब हर एक सेल का जो एनर्जी है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द फॉलोइंग पेयर्स। हमें कुछ पेयर दिए हुए हैं और यहाँ हमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखना है। एक पेयर हमें दिया हुआ है Ni Pt Pd, सॉरी Ni Pd Pt Cu Ag Au। दो हमें डी ब्लॉक के पेयर दिए हुए हैं और दो पी ब्लॉक के पेयर दिए हुए हैं।
शंकर, और ये है ऐसा सा हमें दिया हुआ है, 2 पेयर पी ब्लॉक से हैं और 2 पेयर डी ब्लॉक से हैं। तो यहां पे हम जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट इन दिस केस यहां लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है इसकी वजह से यहां पे क्या होगा, जो आईपी वैल्यू है वो एयू का किससे ज्यादा होता है, एजी से ज्यादा होता है, और जो पीटी है इसका आईपी वैल्यू पीडी से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। जो डी इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी जो पुअर शिल्डिंग है, एफ इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शिल्डिंग के कारण ऐसा होता है। अगर मैं वन वर्ड में बोलूं तो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये केवल इधर डी ब्लॉक में एप्लीकेबल, पी ब्लॉक में नहीं। तो ये दोनों तो रॉन्ग। करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें कुछ रिएक्शंस दी हुई है, ऑटो आयनाइजेशन या प्रोट्यूलाइसिस की कुछ रिएक्शंस हमें दी हुई हैं, और हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहां पे हमें H2O का प्रोट्यूलाइसिस करके दिया हुआ है। जब H2O मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो कैसे होगा, H प्लस OH माइनस, और जब ये इस पे अटैक करेगा तो स्पीशीज कैसे बनेगी, H3O पॉजिटिव प्लस OH माइनस। ये जो वाटर है ये यहाँ प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। सेम ऐसे ही H2SO4 का हमें ऑटो प्रोटोलाइसिस दिया हुआ है, जिसमें 2 H2SO4 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके H3SO4 पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस दिया हुआ है। अब इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझते हैं। हमें H2O एक्ट एज बेस इन लिक्विड अमोनिया। अगर मैं H2O को लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट करता हूं तो मुझे पता है अमोनिया के ऊपर लोन पेयर है, और ये लोन पेयर की वजह से अमोनिया बेस की तरह काम करेगा, और जो वाटर है ये एसिड की तरह काम करेगा। और यहां से कौन निकलेगा H प्लस, जो कहाँ जाएगा, अमोनिया पे, और क्या बनाएगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे जो H2O है वो एसिड की तरह काम कर रहा है और NH3 बेस। सो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग। यहाँ बोला है H2O एक्ट एज बेस इन लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है CH3COOH एक्ट एज बेस इन लिक्विड HCl। जब मैं CH3COOH एक वीक एसिड होता है, इसकी रिएक्शन मैं किससे करता हूं, HCl से। तो मुझे बताओ, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैसे टूटेगा, H प्लस Cl माइनस, और ये कैसा है, वीक। इस वजह से ये जो आने वाला H प्लस है इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, CH3COOH। तो ये क्या होगा, बेस, और HCl क्या होगा, एसिड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। H2SO4 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 हम सभी जानते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, किसी भी मीडियम में रखो उसको ऑलवेज कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहेगा। एंड CH3COOH एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस। CH3COOH एक वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं। सो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। सो करेक्ट आंसर इज B एंड C। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, A और C दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The reaction Ki plus I2 gives Ki3। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो पहले एक बार के लिए थोड़ा सा समझेंगे हम। आयोडीन I2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, I3 माइनस, यही बनेगा। तो यहां से इसका ऑक्सीडेशन I माइनस, यहां से मुझे बताओ ये जो आयोडीन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहाँ 0, यहाँ -1/3। मुझे बताओ ये आयोडीन जो है ये -1 से -1/3, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहां से ये 0 से कहां जा रहा है, -1/3, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों सही है कि यहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। अब ये I3 माइनस जैसे ही किससे रिएक्ट करेगा, पोटेशियम से, तो क्या बनाएगा ये Ki3। तो मुझे बताओ, जब भी कभी किसी कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो होगा। तो यहाँ थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, बट ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होती। सो करेक्ट आंसर इज A, B एंड C, बोथ
स्टेटमेंट जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ठीक है और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करेक्ट आंसर है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैविंग फार्मूला C10H16। हमें एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसका फार्मूला है C10H16। Which of the following structural feature are not possible within this set of molecule? इसके लिए हमें कुछ डाटा दिए हुए हैं, इसके लिए हमें du की वैल्यूज दी हुई हैं, उनमें से हमें बताना है कि जो कौन सी डाटा है वो इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए हम du की वैल्यू काउंट करें तो फॉर्मूला होता है कार्बन माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 प्लस 1। तो यहां से du की जो वैल्यू है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, उसका वैल्यू आएगा 16/2 प्लस 1। सो du की वैल्यू मेरे पास आई है 3। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है इस मॉलिक्यूल के लिए? 3। अब हम एक बार के लिए ऑप्शन पे चलते हैं। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, अगर हमारे पास 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 ट्रिपल बॉन्ड से मेरे पास du का वैल्यू होगा 4। सो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। 1 रिंग के लिए du 1 ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2, सो टोटल du 3। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसके लिए ठीक है। 3 डबल बॉन्ड जब होंगे तो यहाँ du की वैल्यू कितनी होगी? 3। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड नन ऑफ दिस, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो मुझे यहां से देखना था नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल करेक्ट आंसर कौन होगा? फर्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज